नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजनीतिक गलियारों में दिल्ली की चुनावी हलचल के बीच अब अगले आम बजट को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए पहल कर दी है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाने की तैयारी में है और ऐसे में बजट से पहले सरकार के आर्थिक प्रबंधन तथा अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही सवालों की फहरिस्त से साफ है कि पार्टी आम आदमी से लेकर मध्यम वर्ग को बजट में राहत दिलाने के लिए सियासी दबाव बनाने की कसरत में जुटी हुई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को इस कड़ी में घटते रोजगार, खेती, मैन्युफैक्चरिंग, गिरावट के साथ टैक्स का बोझ उठा रहे आम लोगों को, विशेषकर मध्यम वर्ग की बड़ी मुश्किलों का जिक्र कर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत दिए जाने की पैरोकारी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के संचार महासचिव जयराम रमेश भी पिछले कुछ दिनों से बजट के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे। खड़गे ने नौकरियों की घटती संख्या पर पर्दा डालने की बात कहते हुए आंकड़ों में फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया था। वहीं केजरीवाल ने कहा कि वो केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं कि सरकार भी देश के असली सुपर पावर मिडिल क्लास को पहचाने और अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से कई मांगे की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 10% किया जाए, साथ ही साथ निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए, आयकर की छूट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए, जरूरी वस्तुओं से जीएसटी खत्म किया जाए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट और पेंशन प्लान बनाए जाए। इसके साथ ही उनको निजी व सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जाए और रेलवे के किराए में पहले की तरह 50% तक की छूट दी जाए। दरअसल बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है, मध्य वर्ग केंद्र सरकार से राहत की मांग कर रहा है। पिछले कुछ सालों में आर्थिक स्तर पर इस तबके को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये तबका लंबे समय से बीजेपी का प्रतिबद्ध वोटर वर्ग भी रहा है और बहुत दिनों बाद उसकी नाराजगी सार्वजनिक मंचों से दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए इनकी मांगों को अनदेखा करना आसान नहीं होगा। तो बता दें आपको कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासत जो है अपनी चरम पर है। राजनीति सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, राजनीतिक गलियारों में दिल्ली की चुनावी हलचल के बीच अब अगले आम बजट को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। बता दें आपको कि बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए पहल शुरू कर दी है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाने की तैयारी कर चुकी है। वहीं बजट से पहले सरकार के आर्थिक प्रबंधन और अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे हैं कई सवाल और इस सवालों की फहरिस्त दरअसल बहुत लंबी है। बता दें आपको कि पार्टी आम आदमी से लेकर मध्यम वर्ग को बजट में राहत दिलाने के लिए सियासी दबाव बनाने की कसरत में जुटी हुई है। ऐसे में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को इस कड़ी में घटते रोजगार, खेती, मैन्युफैक्चरिंग की गिरावट के साथ ही टैक्स का बोझ उठा रहे आम लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग की बात करें यानी मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, उनकी बढ़ी हुई मुश्किलों का जिक्र कर सरकार पर निशाना साधा है। बता दें उनको टैक्स में राहत देने की पैरोकारी की है और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के संचार महासचिव जयराम रमेश भी पिछले कुछ दिनों से बजट के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। खड़गे ने नौकरियों की घटती संख्या पर पर्दा डालने की बात कही है और साथ ही साथ आंकड़ों में फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया था। केजरीवाल ने कहा था कि जिस तरह से केंद्र की सरकार जो है वो उससे अपील की है कि सरकार भी देश के असली सुपर पावर मिडिल क्लास को पहचाने और अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित किया जाए, यानी कि मिडिल क्लास पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, सियासत अपने चरम पर है, लगातार राजनीतिक जो सियासत है
वो हावी होती जा रही है, सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच अपने आप को बेहतर दिखाने की होड़ राजनीतिक पार्टियों में लग गई है। एक तरफ कांग्रेस मिडिल क्लास पर फोकस कर रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा था आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसी बात को कहा गया कि देखिए हमारा जो बजट है, हमारा जो पूरा अभी तक का तमाम जो योजनाएं रही है उसमें हम मिडिल क्लास को ज्यादा तरजीह देते हैं, फोकस उस पर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो संख्या है, जो जनसंख्या है वो मिडिल क्लास है। हर राजनीतिक पार्टी मिडिल क्लास पर फोकस करने की बात करती है, लेकिन एंड में आखिरी में मिडिल क्लास ही अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि जो टैक्स पे करता है, जो टैक्स पेयर है, दरअसल उसके हाथ जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता, उसके हाथ वो योजनाओं का लाभ नहीं लग पाता है। ऐसे में बीजेपी भी इस पर फोकस कर रही है, आम आदमी पार्टी भी इस पर फोकस कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी इन्हीं की बात कर रही है, लेकिन क्या इनके हाथ कुछ लग पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है बीजेपी के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और जयपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। इनसे भी दरअसल अर्थव्यवस्था का हाल समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है जयपाल शर्मा जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करें विजय कौशिक जी के साथ करते हैं। विजय जी, देखिए एक बार फिर से मिडिल क्लास की याद क्यों आ गई आप लोगों को? आपके हाथ में जब थी कमान तब भी मिडिल क्लास अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, आज भी ठगा सा महसूस कर रहा है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जब आप सत्ता में नहीं होते तब बात मिडिल क्लास की जाती है, आज फिर मिडिल क्लास का जिक्र क्यों? देखिए, पहली बात यह है कि हम जब सत्ता में थे तब भी हमने मिडिल क्लास के लिए बहुत काम किए, और आज हम सत्ता में नहीं है तब भी मिडिल क्लास की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मिडिल मैन की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, और ना तो अपने चैनल की तरफ से सर्वे करा दीजिएगा कि लोगों ने अगर मकान बनाए, लोगों ने अगर कारें खरीदी, लोगों के जीवन में जो तरक्की आई वो मनमोहन सिंह जी के समय में, कांग्रेस सरकार के समय में आई। और इस बात को मोदी सरकार ने देश की सुप्रीम कोर्ट में भी माना है। देश की सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने भी पिछले दिनों कहा था कि भाई जो मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियां थी वो इतनी बेस्ट थी कि हम उनमें आज भी कोई बदलाव क्या वो नहीं देखते, गुंजाइश नहीं देखते। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हमारी सरकार की नीतियों की प्रशंसा तो मोदी जी ना चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में करने पर विवश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आंकड़े मांगता है, इसलिए वहां पर घालमेल नहीं हो सकता। और चूंकि जनता में कुछ भी जुमला चल जाता है, इसलिए मोदी जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता केवल और केवल जनता को झूठ परोसने में लगे हुए। आज भी जब हम बात करते हैं कि हैप्पी इंडेक्स में देश के लोगों का नंबर 160वें नंबर पर है, यानी कि 160 दुखी देशों के लोगों में भारत पहले नंबर पर है। ये देश के लिए बड़े दुख दर्द की बात है। इसके अलावा मोदी जी कहा करते थे कि रुपया गिरता है तो देश की हैसियत गिरती है, देश का सम्मान गिरता है। तो जब कांग्रेस सरकार सत्ता से गई थी तो 62 रुपए रेट था डॉलर के मुकाबले रुपए का, और आज 86 रुपए को भी क्रॉस। देखिए, तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई सर, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, उससे पहले जब ये आरोप प्रत्यारोप रहता है तो इसकी सीमाएं क्या होती है ये कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं जानते। लेकिन ऐसे में जयपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। जयपाल जी, देखिए यूपीए का शासन देखा, इससे पहले भी कई शासन आपने देखे होंगे, लेकिन हम मनमोहन सिंह की कंपैरिजन अगर मोदी सरकार से किए, 10 साल बनाम 10 साल, ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से कौन से 10 साल बेहतर थे सर? अर्थव्यवस्था के हिसाब से हर सरकार की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। हाँ, मैडम। हाँ हाँ। मोदी जी जो करंट गवर्नमेंट है उनकी प्रायोरिटीज लोअर क्लास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। और जो मनमोहन सरकार थी उनकी इंडस्ट्री
ज्यादा प्रायोरिटी थी, अपर क्लास की प्रायोरिटी ज्यादा थी। एक्चुअल में जो मिडिल क्लास है ना, वो ऑनेस्टली टैक्स पे करते हैं, परंतु पिसते वही है मिडिल क्लास। सैलरीड पर्सन ईमानदारी से अपना कर अदा करते हैं, परंतु उनको मिलता बहुत कम है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले बजट में एक तो टैक्स रेट बढ़ाए जाए, और जो टैक्स कलेक्शन पॉलिसी है ना, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि टैक्स इवेजन ना हो, टैक्स की चोरी ना हो। उससे कलेक्शन को बढ़ाया जाए कि सभी व्यक्ति ऑनेस्टली टैक्स पे करें, और जो ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहे हैं सर्विसमैन है, तो उनको टैक्स में ठीक है सर। लेकिन ग्रोथ की अगर हम बात करें, ग्रोथ की बात करें, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम गरीबी की बात करें, मतलब कौन से वो 10 साल बेहतर थे इनके हिसाब से, वो पैमाने, वो मापदंड जो सीधे जनता को इफेक्ट करते हैं? ग्रोथ रेट हमारा अब भी काफी अच्छा है मैडम। हाँ। जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है। हाँ। अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं, हाँ, तो इंडिया का ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। मिडिल क्लास पर किसने ज्यादा फोकस किया सर? मिडिल क्लास में मैडम जो मोदी गवर्नमेंट है वो ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, मैं विजय कौशिक जी का एक बार फिर से रुक करूंगी। विजय जी देखिए, अभी आप लोग मिडिल क्लास का गाना गा रहे हैं। अभी अर्थशास्त्री हमारे साथ है, इनका तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सीधे कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए ज्यादा सोचा। आप लोगों ने कहा सोचा? ये झूठ बोल रहे हैं। मोदी सरकार ने अगर किसी को बर्बाद किया है तो मिडिल क्लास को ही बर्बाद किया है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाखों करोड़ का टैक्स का जो जनता का पैसा था बैंक कर्ज के रूप में, वो मोदी सरकार ने माफ करने का काम किया है। बड़े बड़े पूंजीपतियों पर टैक्स घटा है, जबकि आम जनता पर टैक्स की मार बढ़ी है। लोगों के बिजली के बिल बढ़े हैं, लोगों के हाउस टैक्स बढ़े हैं, लोगों का अपने बच्चों को पढ़ाना महंगा हुआ है, लोगों का इलाज कराना महंगा हुआ है। आप मिडिल मैन से जाकर तो पूछिए, उनके तो काम धंधे भी, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आज घर घर सप्लाई जा रही है बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से, चाहे वो राशन की, चाहे वो कपड़ों की, चाहे वो किसी भी चीज की, आज बाजार के बाजार खाली होते जा रहे हैं। दुकानदारों पे अपने परिवारों का खर्च तो छोड़िए, जो वर्कर रखे हुए हैं उन्हीं का खर्चा निकालना भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो मिडिल मैन को तो पूरी तरह से चौपट करने का काम किया। मुझे बताइए, क्या ट्रेन के किराए सस्ते कर दिए मोदी जी ने? ट्रेनों में तो आम आदमी चलता है, ट्रेनों के किराए कितने कई सौ गुना बढ़ा दिए मोदी जी ने। जरा कुंभ में जाओ तो पूछो जरा इनसे कितने की टिकट है। आज बस की टिकट ही 1200 रुपए की है। मुझे बताइए, ये दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली से प्रयागराज की। तो इन्होंने किरायों में अधरगंध बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल के रेट आप देखिए ना कहाँ पहुंचा दिए, इतनी लूट मचा रखी है। जो कार पहले कांग्रेस राज में 5 लाख की थी, वो आज सीधे 10 लाख की है। तो इतने रेट बढ़ गए भाई, ऐसा क्या हो गया? तो कमर किसकी टूट रही है भाई? पूंजीपति तो आलोक जी, सुना आपने, विजय कौशिक जी कह रहे हैं और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग की तो कमर टूटी हुई है सरकार में। दूध के रेट पूछ लो, चावल के रेट पूछ लो, मैं सवाल पूछ रही हूँ, 100 रुपए किलो थोड़ा सा ना, मैं आ रही हूँ विजय जी। वो कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि रोजगार, खेती, मैन्युफैक्चरिंग की गिरावट के साथ ही टैक्स का बोझ उठा रहे हैं आम लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग की बढ़ी हुई मुश्किलों का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत दिया जाना चाहिए और उनका ये हक बनता है क्योंकि वो टैक्स पे करते हैं, कम से कम राहत तो उन्हें मिले ना कुछ हद तक। देखिए नेहा जी, अभी इसके पूर्व एक इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे, विश्व में जो वैश्विक स्थिति है उसमें जितने भी बड़े देश हैं जो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं, उनके यहाँ इन्फ्लेशन डबल डिजिट में। कोरोना के बावजूद, भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था में लाने के बावजूद मोदी जी ने 4.25 से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट नहीं जाने दिया है। जबकि कांग्रेस के रेजिम में 2004 से 2014 तक इन्फ्लेशन का दर 11.25 था। तो आंकड़े में भी ये मुकाबला नहीं कर सकते। और जितनी भी रेटिंग एजेंसी हैं दुनिया की, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, जो भी रेटिंग एजेंसी है, उन सबों का एक मत है। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे समिट हुआ था, वहां भी यही मत आया कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द
सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। तो जो बाहर से फंडिंग आ रही है FDI की, उसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके का 60 वर्ष में इन्होंने किसी चीज में कमी नहीं है, फिर ये राजकोषीय घाटा क्यों बढ़ता जा रहा है सर? देखिए, एक चीज जान लीजिए, जितने भी विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका, जापान, इसका भी आप नाम ले लीजिए, इनकी राजकोषीय घाटा ज्यादा होती है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा शेप अपना लेता है, जब वो अपने पूरे आकार में आता है, तो ये स्वतः घट जाता है। ठीक है, मतलब इसको पॉजिटिव नजरिए से देखिए क्या, कि राजकोषीय घाटा किसी अगर सरकार पे बढ़ रहा है, किसी देश पे बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्या आलोक जी? अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट कर रहा है, हाँ। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट आपसे छिपा है क्या? हाँ। 122 जयपाल शर्मा जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप आलोक बस जी की बातों से? हो गया, 44 एम्स बन रहे हैं, ठीक है, रोड और पुलिया सारे भारत में विकसित कर दिया हमने, ठीक है, बिजली लगभग हर जगह गली गली पहुंचा दी। हाँ, ये सब तो इन्वेस्टमेंट है। उसके बावजूद 80 करोड़ आदमी को राशन दे रहे हैं, ठीक है, सुन 40 लेते हैं, करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, 10 करोड़ लोगों को हमने सिलेंडर दिए, 19 करोड़ लोगों को हमने शौचालय दिया। ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं ढूंढता है। ठीक है, मैं जयपाल जी का रुख कर लेती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ, कितना इत्तेफाक रखते हैं आलोक जी की बातों से जयपाल जी? मैडम, पिछले दिनों हमारे को कोरोना की मार झेलनी पड़ी थी, वर्ल्ड वाइड रिसेशन का पीरियड था। उस समय जो गरीब जनता है उनको वैक्सीन देना, उनको खाना फ्री देना, ये हमारी नेसेसिटी थी, आवश्यकता थी। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कोरोना के बाद चरमरा गई है। हमारे पड़ोसी देशों का हाल हम देख सकते हैं, श्रीलंका में पब्लिक अनरेस्ट हुआ, पाकिस्तान की हालत हम देख सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने फ्री में अनाज दिया, वैक्सीन दिया, और इतनी भयंकर आर्थिक समस्याएं होने के बावजूद भी हम कोरोना जैसी भयंकर महामारी को फेस करने में कामयाब रहे। सेकंड बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने 2 फ्रंट पर लड़ना होता है। किसी भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको ग्रोथ रेट भी बढ़ाना होता है और उसको सामाजिक बैलेंस भी रखना होता है। कई बार कंपनी ग्रो ज्यादा कर जाती है, परंतु इनकम का अगर इम्बैलेंस हो जाए तो क्रांति आ जाती है। तो इसलिए हम हायर इनकम ग्रुप पे ज्यादा टैक्स लगाते हैं और उस टैक्स की कलेक्शन को जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए हम सुविधाएं देते हैं ताकि सामाजिक बैलेंस बना रहे। तो कोरोना के बाद जो ये भयंकर महामारी आई थी उसको कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी। तो ये देखते हुए हमने फिर भी काफी देशों से अच्छा परफॉर्म करा और हम इसको सफलतापूर्वक इससे बाहर निकलने में हम कामयाब रहे। ठीक है, विजय कौशिक जी, देखिए कोरोना के बाद एक बार वापसी कम बैक करना ये तो एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए, जबकि अगर हम कुछ और देशों की बात करें वो नहीं निकल पाए उस तरह से, तो क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार की तो कहीं ना कहीं वाहवाही करनी चाहिए ना? नहीं लगता आपको ऐसा कि मध्यम वर्ग की अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए अभी अर्थशास्त्री ने भी कहा कि मध्यम वर्ग के लिए तो सोच रही है सरकार। आपने अगर मुझसे पूछा है हाँ, तो मेरा जवाब ये है हाँ, कि कोरोना देश में था नहीं, जो कि मोदी जी की वैक्सीन से एक नया वेरिएंट पैदा हुआ था जिसके कारण इस देश में लाखों परिवार इफेक्टेड हुए, हजारों लोग मारे गए। ये मोदी सरकार की नाकामी है। वैक्सीन एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस सरकार ने इसकी आड़ में जनता को लूटने का काम किया है। जिस बीमारी की कोई दवा नहीं थी, इसके इलाज के नाम पर हॉस्पिटल वालों ने 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए हमारे देश के करोड़ों लोगों को बर्बाद करके रख दिया सरकार की लापरवाही में। तो निश्चित तौर पर सरकार ने कोरोना की आड़ में तमाम कर्जे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए हैं और देश की जनता को छलने का काम किया है। आज भी देश के ऊपर कई सौ लाख करोड़ का कर्जा पहुंचा दिया है, जो पहले आजादी के बाद से लेकर मोदी सरकार आने तक कुल 45 लाख करोड़ का कर्जा था, जो कि कुछ माह पहले 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया और अब मेरी जानकारी के मुताबिक 200 लाख करोड़ के करीब कर्जा, विदेशी कर्जा पहुंच गया है। तो देश की अर्थव्यवस्था को तो ये लोग रसातल में ले जा रहे हैं।
गुलाम बनाने की तैयारी है आर्थिक रूप से लोगों को। नहीं, अच्छा चलिए ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं मध्यम वर्ग के लिए नहीं सोचा, तो क्यों नहीं सोचा, और क्या कहाँ आपको लगता है खामियां कमियां, उन कमियों को पाटना चाहिए सरकार को? देखिए, मोदी सरकार की सीधी सी सोच है, हाँ अमीरों के साथ दोस्ती। हाँ। अडानी अंबानी के दोस्त हैं तो पूंजीपतियों को तो लूटेंगे एकदम। गरीब लोगों के पास लुटवाने के लिए कुछ है नहीं। तो इनकी सोच ये है कि उनको तो बेवकूफ बनाओ, 5 किलो राशन दे दिया, 10 किलो राशन दे दिया, तो लूटने के लिए बचा कौन है? मिडिल मैन बचा है, और उसको ये हराम में लूटते रहेंगे। आप देखिएगा, मतलब ये छोड़ेंगे नहीं, मिडिल मैन को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मिडिल मैन भी कहाँ तक बोझ उठाएगा? आज लोग अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे, कई लाख रुपए फीस हो गई है कॉलेज के बच्चों की, कहाँ जाए आदमी? दूध दही तक पर सरकार ने टैक्स लगा दिया, चावल पर टैक्स लगा दिया, किस चीज को छोड़ रहे हैं? आप ये देखिए ना, पेट्रोल डीजल पर 50% से ऊपर टैक्स है। तो भाई सरकार राहत देना चाहती नहीं है, क्योंकि राहत देगी तो माल कहाँ से आएगा? तो सरकार और देश फंस चुका है इस समय एक ऐसी व्यवस्था में जिसमें आम आदमी को ये लोग आत्महत्या के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए सरकार और देश पूरे तरह से फंस चुका है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना, अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है जयपाल जी, विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि देखिए मध्यम वर्ग जो है वो पूरी तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब आपको क्या लगता है जो खामियां कमियां हैं वो कौन कौन सी है? मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर तो ये कहा जाएगा मध्यम वर्ग ही है देश में। कई बार मैडम, जैसे इलेक्शन है, दिल्ली में इलेक्शन है, जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको लुभाने के लिए अनेक योजनाएं आ जाती है, क्योंकि हमारी कहीं न कहीं वोट बैंक ज्यादा है लोअर इनकम ग्रुप के लिए, परंतु मध्यम वर्ग के लिए बहुत कम योजनाएं आती है। अभी अनाउंसमेंट करी है कल ही केजरीवाल जी ने कि भाई मध्यम वर्ग के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उन अनाउंसमेंट का क्या फायदा है? हम क्या कर रहे हैं ये देखना चाहिए हमारे, हम कितना कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट होते हुए, हम मध्यम वर्ग को क्या दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम दूसरी गवर्नमेंट को, ये दोनों ही गवर्नमेंट है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। हर सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि हम जो हमारे व्यवसायी है उनको प्रमोट करें, साथ ही साथ उनके कठोर निगरानी भी रखें, वो टैक्स चोरी ना कर पाए, गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो पाए। अगर हम हमारे बड़े उद्यमी हैं उनको विरोधी पार्टी की तरह ट्रीट करेंगे तो वो कहीं न कहीं हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट करेगी, और उसमें अच्छे बिजनेसमैन कई बार देश से पलायन कर जाते हैं जी। अगर हमारा राजनीतिक सिस्टम ऐसा होगा ना, हम पार्टियों की बजाय बिजनेसमैन के पीछे पड़ लेंगे, तो हमारे देश से बिजनेसमैन ये देखेंगे यहाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और पलायन कर जाते हैं, जो कि कुछ लग रहा है, अभी लग रहा है काफी सारे बिजनेसमैन इंडिया से पलायन कर रहे हैं। तो ये हमारी सभी पार्टियों का इसमें कहीं न कहीं हाथ है जी। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और उस पर सोच विचार करने की जरूरत है बिल्कुल, और सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि इस और कदम भी उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।